आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे। अब मुद्दे की बात क्या आती है कि सेंटर स्टेट रिलेशन समझाने हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स बताता हूं आपको। देखिए, हम बात करते हैं हम किस कंट्री में रहते हैं। इंडिया जो एक कंट्री है, इस कंट्री में ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स आते हैं, जिसमें एक न्यूली इंडक्टेड स्टेट है तेलंगाना। ये नया स्टेट है, पहले 28 थे, और 7 यूनियन टेरिटरीज। ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज अगर मैं निकाल दूं तो इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी, क्योंकि इंडिया के बारे में एक बात बोली जाती है, इट इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ये जितनी सारी स्टेट्स और जितनी सारी यूनियन टेरिटरीज, इन सब को एक यूनिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो बनता है इंडिया। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब दो ऑर्गेनाइजेशन हमें यहां पर नजर आ रही है। इंडिया तो मतलब कंट्री लेवल पर कोई एक, पूरी कंट्री के लेवल पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पूरी कंट्री को रेगुलेट करती है, तो उसे हम कह देते हैं मोस्टली यूनियन, और उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को हर बारी बुक में लिखा जाएगा कुछ ऐसा, सेंटर। सेंटर सेंटर माने कंट्री की हर तरह की पॉलिसी में, कंट्री के हर तरह के कानून बनाने में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र में, सेंट्रल बॉडी। जैसे इस क्लासरूम का सेंट्रल बॉडी कौन है? मी। सो आई एम द सेंट्रल बॉडी। आई एम अ काइंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिस क्लासरूम। यू ऑल आर काइंड ऑफ स्टेट्स। आप लोग स्टेट्स हैं। तो इंडिया को रेगुलेट करने के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसे हम सेंटर कहते हैं, और इसी को हम कह देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा अब आप पूछें कि सर यूनियन टेरिटरीज में कोई गवर्नमेंट होती है, तो उसका जवाब हम देते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट्स। तो स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आएगी तो बात आएगी प्राइम मिनिस्टर, और बात आएगी मोदी। ऐसा वर्ड बोला जाएगा, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, और मोदी गवर्नमेंट मतलब की बात आ रही है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट तो मतलब वो लोग या वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको पार्लियामेंट में दो बॉडीज होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वो पार्टी या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको पार्लियामेंट के लोकसभा में मेजोरिटी सीट्स मिली हैं, उन्होंने गवर्नमेंट बना दी है। कहां पर? सेंटर में। और उस गवर्नमेंट को नाम क्या दे दिया है? मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब प्रधानमंत्री यूनियन लेवल पे काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, और ये यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी सीट्स मिलती हैं। और लोकसभा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो लोकसभा उसका लोअर हाउस है, और एक होता है राज्यसभा, प्लस इसका एक और पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं स्टेट्स की। तो स्टेट्स में हम बात करते हैं जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। तो यहां पर सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो हम यहां पर बात करेंगे किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसकी हिंदी क्या होगी? लेजिस्लेटिव माने कानून बनाने वाली जगह, माने हिंदी में कहेंगे विधान, और असेंबली माने सभा। जहां पे भी वर्ड असेंबली हो उसे कहते हैं सभा। तो ऐसे कहते हैं ना, ये तो विधि द विधान सी, मतलब विधि का ही कानून था, पहले से ही बनाया भगवान की तरफ से। ऐसे ही कानून बनाने वाली जगह, कानून जहां पे बन रहा है उसे हम कहते हैं विधान, माने कानून को विधान कहेंगे, और विधान बनाने वाली जगह माने सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोग इसमें जाके बैठते हैं उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, माने शॉर्ट फॉर्म में एमएलए। ठीक है, जिस भी किसी पार्टी को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में मेजोरिटी सीट्स मिली होती हैं, वह पार्टी की सरकार बनती है, उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और उसका मुखिया जो होता है उसे हम कहते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो कुल मिलाकर के दो बातें निकलती हैं कि यूनियन के लेवल पे होते हैं पीएम, और नीचे स्टेट के लेवल पे होते हैं सीएम।
प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो मोदी, और चीफ मिनिस्टर अगर हम देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। डन है जी। हमने क्या बोला कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? सेंटर स्टेट रिलेशंस। माने हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मोदी और कैप्टन के बीच संबंधों का, माने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच रिलेशन का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन का। अब यहां पर बात आती है कि मैंने एक तीसरे एस्पेक्ट की बात ही नहीं की। वो तीसरा एस्पेक्ट कौन था? उसकी बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पर एक वर्ड लिखा है यूनियन, और यूनियन नाम की एक चीज मैंने पहले डिस्कस कर रही। तो ये कुछ एरिया हैं जो यूनियन के अंडर आने वाली टेरिटरीज हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इसलिए तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली है वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। सो मुद्दे की बात है, इन 2 यूनियन टेरिटरीज को अगर छोड़ दें तो मोस्टली अदर सारी यूनियन टेरिटरीज में फुल कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। ठीक है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाए जाते हैं और उन एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक तरह से गवर्नर, मुख्यमंत्री के बराबर की ताकत रहती है और उनके तहत केंद्र सरकार अपनी सत्ता चलाती है यूनियन टेरिटरी में। तो इसको हम अवॉइड ही कर देते हैं, इसको अब यूनियन गवर्नमेंट ही काउंट करके चलेंगे। तो 2 ही एस्पेक्ट बचे फिर, इंडिया एंड द स्टेट्स, मतलब सेंट्रल एंड द स्टेट। अब इसके बीच में रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। जब हो रही है यूनियन और स्टेट्स की बात हो रही है तो रिलेशन तो कई तरह के होते हैं। आप जब अपने घर वालों से मिलते हैं, आपके अपने मम्मी पापा के साथ कितने तरह के रिलेशन है? पहला रिलेशन आपका अपने मम्मी पापा के साथ, आप उनका कहना मानते हो, मतलब घर में कानून उसका चलता है जिसका घर में राज है, मैंने पापा या मम्मी का। तो आपका आपके मम्मी डैडी से क्या रिलेशन है? लेजिस्लेटिव रिलेशन, मैंने कानून मम्मी पापा का चलता है घर में और आप उसे फॉलो करते हो। दूसरा, अब मम्मी पापा ने जो कानून बनाया है वही कानून लागू भी होता है घर में, मैंने सबको वैसा ही करना है। नहीं करो तो बड़ा भाई या छोटी बहन मम्मी पापा को बता देते हैं, इन्हें इदा नहीं किया तुसी जिदा क्या सी। मैंने कानून बनाने के बाद कानून लागू भी उन्हीं के मुताबिक, मैंने एग्जीक्यूटिव रिलेशन कि कानून कैसे लागू होगा। तीसरा, मम्मी पापा के द्वारा कुछ बंदे घर में रखे गए हैं, जैसे कोई माली रखा गया, कोई धोबी, कोई काम करने वाली, कोई खाना बनाने वाला। आपको उन्हें झेलना ही है, आपको उनका अकॉर्डिंग चलना ही है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, मैंने गवर्नर, आईएएस, आईपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, राज्य सरकार उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में तो बहुत सारे रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, और जुडिशियल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के द्वारा इनके जज नियुक्त किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर पीसीएस जुडिशियल के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, पीसीएस जुडिशरी का पेपर होता है। अदर दोनों कोर्ट्स हैं वहां पे प्रेसिडेंट के थ्रू नियुक्ति की जाएगी। तो ये जो जुडिशियल रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, आज हम उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में हम जिस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, इट इज द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। एंड में आपका आपकी मम्मी डैडी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता, सुबह घर से निकलने समय पैसे तो उन्हीं से ही लेने हैं, तो पैसों का संबंध, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस, इसको थोड़ा घर के लेवल पे समझते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस किस तरह के होते हैं? अलग अलग तरह के रिलेशन होते हैं। जैसे सबसे पहला रिलेशन आता है फिस्कल रिलेशन। फिस्कल रिलेशन, इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, फिस्कल रिलेशन क्या होता है। फिस्कल को कुछ लोग फिजल भी कहते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ फिस्कल। अब ये फिस्कल का मीनिंग क्या है? आपका घर है या कोई सिटी है या कोई स्टेट है या कंट्री है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली चीज, कुछ आना चाहिए, सम इनपुट वी नीड, दैट इज, क्या चाहिए हमें? रेवेन्यू। रेवेन्यू माने इनकम। कोई भी घर, कोई भी राज्य या कोई भी देश तभी चलेगा जब कुछ आएगा, घर में कुछ कमाई आएगी, उसको हम इनकम कहते हैं। और इनकम को हम अगर फिस्कल लैंग्वेज में बात करें तो रेवेन्यू, एक तरह से रेवेन्यू माने कमाई होती है। और फिर उसको हमें निकालना भी है,
कभी भी कोई रख नहीं पाया, कभी कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं? खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब एक हाथ आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है, कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। अब इसमें 3 तरह के घर होते हैं। घर ए, हाउस ए, जिसका रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, माने आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो वो हमेशा कर्जे में रहता है 50 पैसे के। 50 पैसे कमा रहा है और खर्च 1 रुपए कर रहा है, तो नुकसान ही में रहेगा ना, है कि नहीं? तो उसको क्या लेना पड़ता है? कर्जा, 50 पैसे का कर्जा। ये पहले तरह का घर है। दूसरा घर बी, जितना 1 रुपया आमदनी 98 और खर्चा भी 98, जितना आया उतना ही खर्चा, ना कुछ लेना पड़ा किसी से और ना कोई और एक्टिविटी करनी पड़ी। घर तीसरा सी, आमदनी 98 और खर्चा 25 पैसा, माने आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, ठीक है। तो जो घर ए था, जिसमें आ कम रहा था और खर्चा ज्यादा हो रहा था, उसको हम डेफिसिट कह देंगे। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं घाटा। ये जो बी था, जिसमें जितना रेवेन्यू आ रहा था, जितनी इनकम आ रही थी, उतना ही खर्चा हो रहा था, इसे हम कह देंगे बैलेंस, माने बराबर। ये जो सी था, जिसमें आ ज्यादा रहा था और जा कम रहा था, इसको हम कह देंगे सरप्लस, माने ज्यादा, जिसमें ज्यादा बचा हुआ है पैसा, ठीक। तो हमारे घर की तरह और हमारे बटुए की तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह से देश चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनकम के सोर्स होते हैं, जिन्हें हम रेवेन्यू कहते हैं, और कुछ खर्चे उन्हें करने होते हैं, जिन्हें हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इनकम के सोर्स होते हैं, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, और कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों रेवेन्यू भी करते हैं और एक्सपेंडिचर भी करते हैं, और ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट को ही हम कहते हैं फिस्कल रिलेशन। फिस्कल का मतलब आमदनी और खर्चा। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले कि आपके घर की फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो आप जब भी कहेंगे कि मैं ऑलवेज प्रॉब्लम में रहता हूं यार, कर्जा रहता है, तो वो ये कहेगा यू नीड टू डू सम फिस्कल कंसोलिडेशन एट योर होम। आपको अपने घर पे कुछ फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहिए, माने खर्चे घटाओ, आमदनी के बराबर लेके आओ। सो एवरीथिंग रिलेटेड विद द आमदनी एंड द खर्चा इज द फिस्कल। ऐसा ही कंट्री के लेवल पे भी होता है। आई बात समझ में? फिस्कल की बात हुई और बात आमदनी की हुई, तो आमदनी भी देखनी होगी किधर किधर से आती है। तो बात कर देते हैं। सबसे पहले आप एक सवाल पूछोगे, जिसको भी आप बोलोगे कि मेरे घर का सिस्टम ऐसा है, वो ये पहले पूछेगा कि पहला मैनू ये दस कि तेरे घरे कमाई कित्थों कित्थों होंदी है, फिर मैं दसांगा की करना। तो ऐसे ही कंट्री है, कंट्री में गवर्नमेंट को कमाई किधर किधर से हो रही है, तो उसका देख लेते हैं किधर किधर से हो रही है। 2 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो क्योंकि देश की सरकार है और सरकार आपको देश दे रही है, तो जब आप किसी को अपना घर किराए पर देते हैं, उसे आप क्या देते हैं? पहले तो अश्योरिटी देते हैं कि जितने समय तक तुम इस घर में रह रहे हो, तुम्हें कोई बाहर वाला आके निकाल नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, ये घर मेरा है। दूसरा, अगर कोई आके टच करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैंने प्रोटेक्शन दे रहे हो। तीसरा, घर में छत दी है, दीवारें दी हैं, बिजली दी है, हर तरह की सुविधा दी है। इसके बदले में आप उससे क्या लेंगे? रेंट। माने आप उसे कुछ सिक्योरिटी, कुछ रेजिडेंस दे रहे हो और बदले में रेंट दे रहे हो। ऐसे देश की सरकार होती है, आपको रहने के लिए एकदम अच्छा सा देश दिया हुआ है। सोच के देखिए, कोई ऐसा आइलैंड, आप एकदम से आपको इंडिया से जाना पड़ा समुद्री रास्ते से, और आप रास्ते में कहीं गुम गई और रास्ते में आपको एक टापू नजर आया, आपको उस टापू पे रहना पड़ गया। अब उस टापू में आपको सिक्योरिटी भी खुद ही देखनी पड़ रही है कि कहीं कोई और जंगली लोग ना आ जाए रास्ता भटक के और कहीं आके मुझे हलाल ना कर दें। तो आप अपने दिन के 2 घंटे पहले बाहर सिक्योरिटी में लगाया करोगे, सारा टापू घूम घूम के खुद की रक्षा करोगे। उसके बाद आपको डर होगा कहीं कोई जंगली जानवर आके मुझे रात को खा ही ना जाए, तो रात का पहरा भी मुझे ही देना है, मुझे जागना भी पड़ेगा। तीसरा, आपको डर होगा कि यहाँ पर खाने पीने लायक कुछ सामान भी नहीं है, वो भी मुझे उगाना है। चौथा, आपको होगा कि टापू के किनारे तक जाने में टाइम ही बड़ा लग जाता है, 2 दिन तो मैं किनारे में जाने में लगा देती हूँ, कुछ सड़कें बनानी होंगी। मैंने एक ऐसी जगह जहां पर आप पहले दिन से रहने लग गई हैं, वहां पे अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी आपको रखनी पड़ेगी, आप ही पुलिस हैं।
अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए डिफेंस भी अपॉइंट करना पड़ेगा, आवन जावन के लिए सड़कें, रेलवे सब आपको खुद बनाना पड़ेगा, और आउटर लोगों से बचा के खेती बाड़ी भी खुद करनी पड़ेगी। ये सब कौन कर रही है? सरकार। सरकार आपको एक देश देती है जहां पर आप बहुत ही सहजता से रहते हैं। अपने आप की ग्रोथ के लिए आप इस तरह के एलिमेंट डेवलप करते हैं जिससे आपकी ग्रोथ हो जाती है। माने आपको एजुकेशन मिलती है, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, आपको आने जाने के लिए सड़कें मिलती हैं, रेलवे मिलते हैं, एरोप्लेन मिलते हैं और शिप मिलते हैं, वाटरवेज मिलते हैं। आपको रोजगार के लिए रोजगार मिलता है, खाना पीना खरीदने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हम अपने तो मुद्दे की बात यह है कि जब कंट्री में गवर्नमेंट आपको ये सारी सिचुएशंस अवेल करा के दे रही है तो गवर्नमेंट का हक बनता है आपसे कुछ लेने का, उसे हम कहते हैं टैक्स। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, ठीक है जी। सरकार की आमदनी का एक जरिया टैक्स भी बनता है। टैक्स दो तरह से लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आप लेते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ये हम करेंगे, पहले इतना समझ लो। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो टैक्स के थ्रू नहीं आती लेकिन टैक्स के बिना आती हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे सरकार के द्वारा कोई कॉलेज खोला गया या सरकार के द्वारा कोई कॉलेज चलाया जा रहा है, उसमें आप पढ़ने जाते हो तो फीस देते हो, फीस किसके पास जाती है? सरकार के पास। दूसरा, आपने कोई गलती करी है तो आपके ऊपर चालान ठोका जाता है, वो चालान एक तरह का फाइन है, एक तरह का पैसा आपसे लिया गया, वो किधर जाएगा? सरकार के पास। तीसरा, आपने कोई जुर्म कर दिया, कोई गुनाह कर दिया तो आपको कहते हैं कि 1 साल सजा प्लस 60,000 पेनल्टी, तो पेनल्टी किसके पास जाती है? सरकार के पास। चौथा, आपने कोई गन्ने की मिल लगा दी है, कोई और लोहे की मिल लगाई है, वहां पे काम चलता है, गन्ने से चीनी और लोहे से स्टील बिकता है, तो चीनी और स्टील बेच करके जो कमाई होती है वो कमाई भी सरकार की। अगला, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बाहरी मुल्क को, अगली मुल्क जैसे अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इनको लोन दिया है तो उस पर ब्याज मिलेगा, वो भी कमाई है। या स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया है, उस पर ब्याज मिलेगा, वो भी कमाई है। अल्टीमेटली टैक्सों को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे जरिया हैं जहां से सरकार को कमाइयां होती हैं, जैसे फाइन होता है, जैसे फीस होती है, जैसे पेनल्टी होती है, जैसे प्रॉफिट, और अगर किसी जगह पे कोई हिस्सेदारी डाली है तो वहां से डिविडेंड, जैसे बाहरी मुल्कों से हमें जो और मदद मिलती है, ग्रांट इन एड, और जैसे इंटरेस्ट मिलता है, जो लोन में पैसा दिया उस पर ब्याज मिलता है। ये सारी चीजें मिलके नॉन टैक्स रेवेन्यू बनते हैं। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार माने कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से कमाई होती है, माने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा और भी जरिए हैं कमाई के, पहले ये जरिया समझ में आया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह से अपनी कमाइयां करती हैं और इन कमाइयों को फिर खर्चों में लगाती है। तो वो खर्चा हम समझेंगे, पहले सारी कमाइयां समझ लेते हैं, ठीक है। अब कुछ समझाता हूं। ये जो रेवेन्यू आया, हम बात करते हैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रेवेन्यू आया, हमने बोला था दो चीजें होती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो खर्चा भी करना। तो हम यहां पे एक वर्ड लिखते हैं अब, एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर कैसा होगा? एक्सपेंडिचर का भी एक तरीका रहता है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। डन। चलिए अब समझाते हैं आपको ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसा होता है। लुक एट दिस। जब हमारी कंट्री लिबरेट हुई ब्रिटिशर से, देश कब आजाद हुआ आंचल? वेरी गुड। जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, उस टाइम हमने ये विचार किया और सोचा कि देश की तरक्की कैसे कराएंगे, कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी। तो एस्पेक्ट ये निकल करके आया कि हमें बहुत सारे काम करने हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी अभी करने जरूरी हैं, शॉर्ट टर्म, और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है। जैसे अभी अभी लोग भूखे हैं तो उन्हें खाना देना जरूरी है, खाने की कमी है, फूड स्कार्सिटी। लोग हमेशा ही भूखे ना रहे
इसके लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाना भी जरूरी है। तो अभी अभी भूखों को खाना देने के लिए सोचो, मैं नेहरू हूं तो मैं ऐसा कह दूं अच्छा बीज लगाइए, अच्छा धान लगाइए, ये वो 5 7 10 साल में हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो 5 10 साल में ये नस्ल मर जाएगी। जो लोग अभी हैं भूखे हैं ना, वो कहेंगे, बाके कहेंगे खुश हो जाओ खुश, नेहरू जी ने नई पॉलिसी बना दी है, 10 साल में ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तब फूड ग्रेन बहुत मिलेगा। और वो जो सामने सुन रहा है ऐसे कह रहा है कि अभी क्या मतलब मैं 10 साल तक क्या करूंगा, मर ही जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, अभी भी उसको फूड देना है। उसको बोल रहे खुश रहो, नेहरू जी ने भर भर के अनाज जहाज मंगाए हैं अमेरिका से, तुमको खाना देंगे। तो उसका बच्चा सोच रहा होगा कि अभी तो डैडी को खाना मिल जाएगा अमेरिका से, 10 साल बाद मुझे किधर से मिलेगा। तो बच्चे को भी संतुष्ट करना है और बाप को भी। बाप को अभी भूख लग रही है, अभी खाना चाहिए, बच्चा 10 साल बाद की सोच रहा है। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो अभी अभी खाने की जरूरत है, उसके लिए पानी के जहाज खाने भर के मंगा लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। और लॉन्ग टर्म में कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, हम एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हर चीज में ऐसा था। इंडस्ट्री में हमें अभी अभी कुछ चीजों की जरूरत है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की, वो मंगवा लिए और लॉन्ग टर्म में हमें बाहर से ना मंगाने पड़े, उसके लिए वो प्लांट लगा लिए। कपड़े में हमें अभी अभी कुछ चीजों की जरूरत है, वो मंगा लिया, लॉन्ग टर्म में जरूरत ना पड़े उसके लिए प्लांट लगा लिया। मुद्दे की बात यह है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फीड करने के लिए चीजों को परचेज किया गया, अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई, और लॉन्ग टर्म में वो चीजें हम खुद से प्रोवाइड कर सके, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और प्लांट लगा दिए गए। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के 5 ईयर के प्लान बनाए गए, 5 साल के प्लान। इसे हम नेहरूवियन मॉडल कहते हैं, नेहरू के द्वारा प्रोपाउंड किया गया मॉडल। इस मॉडल का क्या उद्देश्य था कि एक 5 ईयर प्लान में 6 से 5 टारगेट लेंगे। पहले 1-2 टारगेट वो रहेंगे जिसके द्वारा अभी अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे, और फिर अगले 3-4 टारगेट जो होंगे वो ऐसे होंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए। इस तरह से हर 5 साल बाद एक प्लान लाएंगे, उसमें जो इमीडिएट टारगेट अचीव हो जाएगा उसको 3rd-4th पोजीशन पे रख के जो लॉन्ग टर्म वाले टारगेट हैं उनको फिर 1st-2nd पे लाना शुरू कर देंगे। इस तरह से 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो 5 ईयर, ये इसके ऊपर हमने पूरा इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है। 5 ईयर प्लानिंग वी नीड टू रीड इट, ओके, डेप्थ में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी बस इस पर्पज से समझा रहा हूं। तो 5 ईयर प्लानिंग को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी पैसा केंद्र सरकार खर्चा करती है उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। पहला मैंने 5 ईयर प्लान को सेटल करने के लिए, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। 5 ईयर प्लान मैंने पैसा इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए दे दिया, हैवी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए दे दिया, रेलवे की ग्रोथ के लिए दे दिया, सोशल एजुकेशन मैंने एजुकेशन की ग्रोथ के लिए दे दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलों के लिए दे दिया, इस तरह से, दैट इज 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करना चाहती है, लेकिन सोचने की बात है सेंटर जैसा तो कुछ है ही नहीं देश में। अगर मैं 1 बाय 1 कंट्री से सारे स्टेट निकालने शुरू कर दूं, जैसे वो डब्बे जोड़ जोड़ करके एक गेम बनाते होते थे, उसमें मैं एक डब्बे को नाम दे दूं सेंटर, मैंने पूरे को लाइन मार के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस, ऐसे बॉक्सेस जोड़ दूं, वो जोड़ खेली होगी आपने गेम बॉक्स जो, और इसमें इसको मैंने कंबाइंड बोल दिया सेंटर, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें से मैं 1 बाय 1 डब्बे निकालते जा रहा हूं, कुछ बचा, दिस इज एम्प्टी, नो सेंटर, नो सेंट्रल गवर्नमेंट। माने केंद्र सरकार के पास खुद की तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार केजरीवाल की, अभी आपने बोला, तो मोदी की सरकार किधर है? पंजाब में कैप्टन की है, दिल्ली में केजरीवाल की है ना, हरियाणा में खट्टर की है, तो मोदी की किधर है? किधर है? देश पे। देश किन से बन रहा है? राज्यों से। तो मैंने कोई पॉलिसी देश में लागू करनी है तो लागू किधर करनी है? राज्यों में, स्टेट्स में। बिना स्टेट्स में लागू किए कहीं हवा में लागू हो सकती है? नहीं। तो ये प्लान के लिए जो पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, कि स्टेट उस प्लान को लागू करे, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर अंडर द प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, डन। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा अब नेक्स्ट, ये तो हो गया प्लान की पता रहता है, प्लान है, मैंने 5 ईयर प्लान एक बना लिया और हर साल का एक बजट आ गया, और उस बजट में ये प्लान कर लिया कि इस बार 1 लाख करोड़ रुपया 5 ईयर प्लानिंग को इस तरह से देंगे और उसमें से 20,000 करोड़ रुपया ग्रांट दे देंगे। तो दिस इज प्लान्ड, है ना, कुछ बीच में कोई गड़बड़ नहीं। कुछ चीजें हैं जो अनप्लैंड हैं, एक तो उन्हें आप प्लान नहीं कर सकते, पता नहीं होता, अनसर्टेनिटी है।
दूसरा अस्थिरता है, दूसरा they are not creating and they are not promoting any planned economic development। माने कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी तरह का कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, उसको भी हम एक तरह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, माने आपने 10 लाख रुपया लेकर के एक इनोवा गाड़ी खरीदी, तो आपने जब वो इनोवा गाड़ी खरीदी, आप उस पर घूम फिर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर, माने खर्चा। अब आप शाम को उसी गाड़ी को लेके स्टिकर वाली दुकान पे गए और उस पे आपने नीली पट्टी लगा के गोला बना के उसमें लिख दिया टूरिस्ट, तो वो 10 लाख की गाड़ी क्या बन गई, टैक्सी। और अब वो रोज टैक्सी चल रही है तो कितना कमा के दे रही है, 2000। जो पैसा लगाया है अब उस पैसे से पैसा बन रहा है, तो मैंने ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द खर्चा एंड द पूंजी। जिस पैसे से आप पैसा बनाते हैं उसे पूंजी कहा जाता है, कैपिटल, और जिस पैसे से आप खर्चा कर देते हो, कुछ वापस रिटर्न नहीं आता, वह आपका खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके तहत जो भी पैसा सरकार लगा रही है, इसके तहत सरकार को इस खर्चे हुए पैसे पे कुछ वापस मिल नहीं रहा है, कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। माने कोई फिजिकल एसेट भी नहीं क्रिएट हो रहा, जैसे कोई फैक्ट्री, कोई गाड़ी, कोई बुलडोजर नहीं, और कोई फाइनेंशियल एसेट भी नहीं क्रिएट हो रहा, माने कोई लोन नहीं दे रहे कि जिस पर ब्याज आ जाएगा। तो फिजिकल फाइनेंशियल कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही। 5 ईयर प्लान में दे दिया पैसा, इसके तहत एग्रीकल्चर ग्रो कर जाएगा, एजुकेशन ग्रो कर जाएगा, लेकिन सीधा सीधा सरकार को तो कोई रिटर्न नहीं आना ना। सरकार तो नहीं कह सकती पूरे देश को तुम लोगों का एग्रीकल्चर इतना ग्रो किया है, अब हर साल मुझे 1 लाख रुपया दिया करो। तो लोग थप्पड़ मारेंगे कि मतलब टैक्स किस लिए लेते हो, फिर एग्रीकल्चर भी नहीं ग्रो करोगे। और सरकार स्टेटों को ऐसा नहीं कह सकती तुम्हें 20,000 करोड़ रुपया ग्रांट में दिया था ना, चलो अब उसका 20 लाख रुपया ब्याज भरो। तो स्टेट बोलेंगे जो सैकड़ों टैक्स स्टेट के बनते हैं और तुम ले लेते हो, उसमें से इतना हिस्सा भी नहीं दोगे ग्रांट के लिए। तो सरकार को कुछ आता जाता नहीं इधर से, बस ये खाली है काम। अब इसमें प्लान एक्सपेंडिचर के बाद आ जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, सरकार को पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी है, तो उसके लिए सरकार क्या देती है, सैलरीज। ठीक है, बताइए सरकार जो आपको सैलरी देती है उस पे सरकार को कोई आप ब्याज भरते हो, भरते हो नहीं, सैलरी गई तो गई। उसके बाद आप रिटायर होके भी छोड़ते कहाँ हो, पेंशन लेते हो, और 1 तारीख से पहले पहुंच जाते हो बैंक, रात को 12 बजे एटीएम खंगालने लग जाते हैं। कहीं 12-1 हो गए, 12:01 देखिए पेंशन आई कि नहीं। कई बंदे ऐसे कार्ड मार मार के देखते हैं, कहते सरकार ही कमीनियां है, तक नहीं आई पेंशन। 1 दिन का वेट भी नहीं करते, ये पेंशन। ठीक है, तो पेंशन कभी गई वापस आई आज तक, इस पे कुछ ब्याज आया नहीं। उसके बाद जो सरकारों ने इतने बड़े भयंकर पैमाने पर लोन ले रखा है बैंकों से, फॉरेन कंट्रियों से, पता नहीं कहां कहां से, उसको भी तो वापस देना है ना किसी ना किसी वे में। तो वो क्या है, इंटरेस्ट। आज तक जो एक बार इंटरेस्ट गया कभी वापस आया कुछ नहीं। आप लोगों को इतना सस्ता सिलेंडर मिलता है, किसानों को इतना सस्ता बीज मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, और आपको जो इतनी अच्छी पढ़ाई सस्ती वाली मिल जाती है, हमने कभी सोचा नहीं कि ये किधर से मिल रहा है। तो सब्सिडी, इस पे सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी जो सरकार के द्वारा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस पूरा किया जाता है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर देश की रक्षा के लिए डिफेंस मेंटेन की जाती है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उस पर खर्चा होता है। क्या वहां से सरकार को कुछ रिटर्न आता है? नहीं। तो आपने देखा सैलरी में दे दिया, पेंशन में दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सब्सिडी दे दी, डिफेंस दे दी, और जो जिन लोगों से लोन लिया था उनको लोन वापस कर दिया, लोन रीपेमेंट कर दिया। ये तो सारा सरकार का खर्चा हो गया। दिस इज रेवेन्यू, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, काइंड ऑफ। ठीक है, आमदनी और खर्चा। इसमें अक्सर ऐसा होता है आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। और क्योंकि इसके द्वारा किसी तरह का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा जिससे इन फ्यूचर कोई इनकम हमें होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, करेंट एक्सपेंडिचर, करेंट रेवेन्यू। दिस इज करेंट, इट इज नॉट ओरिएंटेड विद द फ्यूचर, इट इज करेंट। तो ये सरकार का चालू आमदनी और सरकार का चालू खर्चा, बस। अब गेम समझो क्या होती है। जैसा ये सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है, ऑल इन ऑल। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ और भी होता है। इसके आगे अब मैं एक वर्ड लगा दूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें था रेवेन्यू,
इसको हम कह देंगे रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट माने रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू किया गया रिसीप्ट, और इसको हम कह देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू किया गया एक्सपेंडिचर माने चालू खाते में की गई कमाई, चालू खाते में किया गया खर्चा। इसके आगे से अब मैं वर्ड हटा देता हूं। देयर इज अ वर्ड कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू रिसीप्ट के तहत गवर्नमेंट ने जहां जहां से भी पैसा रिसीव किया था, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी। गवर्नमेंट ने टैक्स रिसीव किया, क्या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर किसी को कोई ब्याज देना? नहीं, टैक्स तो गवर्नमेंट का राइट है। क्या गवर्नमेंट ने कभी वो टैक्स वापस देना? नहीं। गवर्नमेंट ने फाइन, फीस, पेनल्टी, प्रॉफिट, डिविडेंड, ग्रांट इन एड और इंटरेस्ट रिसीव किया है लोगों से, क्या गवर्नमेंट को ये कभी किसी को वापस देना? नहीं। क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ब्याज या कुछ देना? नहीं। मैंने रेवेन्यू रिसीप्ट के तहत जो भी पेमेंट रिसीव की गई थी, इस पे सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती। पहली बात। कैपिटल रिसीप्ट में ये कहानी बदल जाएगी। कैपिटल के थ्रू कैसे रिसीव करती है सरकार, समझिए। कैपिटल रिसीप्ट के तहत दो पॉकेट हैं जहां से पैसा आता है, डेट एंड नॉन डेट। आप सरकार की जगह खुद को खड़ा कीजिए और कुछ ऐसा समझिए कि हमारे बार बार हाथ पीछे की तरफ जाते हैं जब भी हमने कोई खर्चा करना होता है। तो ये जो पीछे की दो पॉकेट होती है हमारी पैंट की या जो भी आप पहनते हैं, उसको आप समझ सकते हैं एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। ठीक है, दिस इज रेवेन्यू रिसीप्ट, माने ये हमारा हक बनता है। और आगे की ये जो दो पॉकेट होती है, यहाँ पे हम ऐसे हाथ डाल के निकालते हैं ना बड़े आराम से। जब भी किसी डैडी से कुछ भी मांगे तो एक चोर जेब भी रहती है, अंदर से निकालते हैं कुछ। अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी जो आगे की दो पॉकेट्स हैं वो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। इसमें कैसा पैसा रहता है, एक तो कर्जे वाला जो कर्जा लिया हुआ है किसी से, और दूसरा जो कुछ बेच के आया है, पहले से कुछ बनाया हुआ था बेच के। मैंने गहना गुना अपना प्लॉट प्लूट हिस्सेदारी बेच के आया, पैसा हुआ ये फ्रंट वाली बाई जेब में, और किसी से लिया हुआ कर्जा ये फ्रंट वाली दाई जेब में। तो ये कर्जा जो लिया है इस पे ब्याज देना पड़ेगा, असल भी देना पड़ेगा। और ये जो कुछ बेच के आया है ये तभी आया जब हमने कहीं पे अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी है, कुछ बेच दिया पहले का बना हुआ। लेकिन जो पिछली जेब में दोनों में है, इस पे किसी को कुछ नहीं देना और कुछ बेच के भी नहीं आया। ये तो अपना हक था, टैक्स और नॉन टैक्स, और उसके बाद फाइन फोइन पेनल्टी पेनल्टी ये सारा अपना ही था। मुद्दे की बात, इसी तरह से सरकार के भी चार बटुए थे। पहले दो बटुए हमने देखे रिसीप्ट, वो भी रेवेन्यू रिसीप्ट, उस पर किसी को कुछ देना नहीं। उसके बाद कैपिटल रिसीप्ट, जिसमें कर्जे वाली जेब डेट और नॉन कर्जे वाली जेब नॉन डेट। तो नॉन कर्जे वाली जेब क्या रहती है, सरकार ने जो लोन दिए हुए थे राज्य सरकारों को या किसी कंट्री को, वो लोन ही सरकार ने रिकवर कर लिया, लोन रिकवरी, लोन ही वापस ले लिया। तो सरकार को पैसा तो आया ना। मान लीजिए सरकार ने केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 10 लाख रुपया दिया था लोन में। पहले तो उसका ब्याज खा रहे थे, मजा कर रहे थे। वो ब्याज वाला पैसा किधर जा रहा था, ये वाली जेब में, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट के नॉन टैक्स वाले में। इंटरेस्ट इधर ही आ रहा था ना, ये तो अपना था। अब मैंने उसे कहा कि तू छोड़, मेरा लोन ही वापस कर दे, तो लोन ले लिया। आज के बाद मैं अब इस पे कभी ब्याज मांग पाऊंगा नहीं, मैंने अपना क्रिएट किया हुआ एक एसेट खत्म कर दिया। तो मैंने लोन रिकवरी करके अपना एसेट फिनिश कर दिया, फिर मुझे जाके पैसा मिला। क्या ये जो लोन मैंने रिकवर किया है ये किसी तरह का मेरे सर पे कर्जा है? नहीं। क्या इस पे मुझे कोई ब्याज देना है? नहीं। तो इट इज अ नॉन डेट रिसीप्ट। दूसरा, किसी ना किसी बैंक में या किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी थी, सरकार ने वो अपनी हिस्सेदारी लोगों को बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए सरकार की पंजाब नेशनल बैंक में 51% हिस्सेदारी थी, जिसकी कुल कीमत बनती थी 51 लाख रुपए। सरकार ने वो 51% हिस्सेदारी आपको बेच दी और 51 लाख रुपए जुटा लिया और वापस ला करके यहाँ पे डाल दिया। आज के बाद सरकार, हरमनजीत नाम का जो पंजाब नेशनल बैंक है वो कमाई करता है, सरकार क्या उसके किसी प्रॉफिट या डिविडेंड पे कोई हिस्सा रखेगी? नहीं। सरकार ने जो हिस्सेदारी बेच दी। तो मैंने सरकार ने अपनी ये फ्रंट वाली जेब भरी अपने कोई ना कोई फाइनेंशियल एसेट या अपना कोई ना कोई फिजिकल एसेट सेल करके, तो उस पे अपनी कमाई ही खत्म कर दी, अब आगे से नहीं आएगी। दूसरा, यहां से भी पूरा नहीं पड़ रहा तो सरकार अब कर्जा उठाएगी। किससे? बैंक आरबीआई से उठा सकती है। किससे? पब्लिक से, जनता से पैसा उठा सकती है। किससे उठा सकती है? ये सारा महाराष्ट्रीय लैंग्वेज किधर से आ गई, किसला, ग्रेट।
किससे उठा सकती है? फॉरेन कंट्री से, जिसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स कहते हैं। कर्जा उठाने को बोरोविंग कहते हैं, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो भी पैसा डेट के थ्रू लिया है, इस पे सरकार को, आरबीआई को असल भी देना है, ब्याज भी, पब्लिक को असल भी देना है, ब्याज भी, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग असल भी देना, ब्याज भी। ये कर्जा चढ़ा और यहां पर हमने अपना एसेट फिनिश किया। ये हो गया कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, एक था रेवेन्यू रिसीप्ट जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स वाली कमाई, मैंने पीछे की दो जेब। एक है कैपिटल रिसीप्ट जिसमें हमने आगे की दो जेबें भरी हैं, एक में अपने एसेट्स को फिनिश कर दिया और एक में हमने कर्जा चढ़ा लिया। कुल मिला के 4 जेबें भरी होती हैं, तभी ये सरकार घर से बाहर निकलती है, क्योंकि इसे पता है खर्चे भी बहुत है। बाहर जाते ही पहले तो कॉलर पकड़ के लूट लिया जाएगा कि सैलरी दे दो, पेंशन दे दो। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सरकार कई तरह से खर्चे करती है। सबसे पहला खर्चा, सरकार लोन दे देगी। किसको? या तो स्टेट गवर्नमेंट को,